महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। वे 66 साल के थे। आज सुबह बारामती में उनका प्लेन क्रैश हुआ। बताया ये जा रहा है कि बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ। प्लेन में अजीत पवार के साथ मौजूद उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षा कर्मी और प्लेन स्टाफ की भी जान गई है। ये इस वक्त सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हादसे के दौरान की तस्वीर, जिस दौरान जैसे ही ये क्रैश लैंडिंग होती है उस दौरान एक जोरदार विस्फोट होता है और बताया जा रहा है कि फ्यूल टैंक में जोरदार विस्फोट की वजह से आग की लपटें जो हैं वो दूर तक नजर आई। अजीत पवार मुंबई से प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में बारामती गए हुए थे। तो अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए बारामती में 4 सभाओं में शामिल होने के लिए जा रहे थे और ये वो सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और देखिए इसी तस्वीर में आपको नजर आएगा एक जोरदार विस्फोट और उसके बाद धुएं का गुबार आपको दूर तक उठता हुआ दिख रहा होगा। और ये जोरदार विस्फोट जैसे ही बताया जा रहा है कि जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका ये कहना है कि पहली बार लैंड कराने की कोशिश की गई लेकिन उस वक्त सफलता नहीं मिली और दूसरी बार जब लैंड कराने की कोशिश की जा रही थी ये यहाँ पर क्रैश लैंडिंग होती है और उसके बाद एक जोरदार विस्फोट हो जाता है। बताया जा रहा है कि फ्यूल टैंकर में एक जोरदार विस्फोट हुआ और उसके बाद आग के गोले और धुएं का गुबार जो है वो दूर तक नजर आया। सीसीटीवी कैमरे में हादसे के दौरान की तस्वीर है जो पास ही में लगे हुए कैमरे में कैद हुई और शोक की लहर जो है वो चारों तरफ दौड़ जाती है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर, वहीं दूसरी तरफ घटनास्थल की जहां पर चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ आपको दिख रहा होगा, धुएं के गुबार नजर आ रहे होंगे, अफरा तफरी नजर आई। लोग वहां पर इस हादसे के तुरंत बाद पहुंचे, रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची लेकिन विस्फोट इतना जबरदस्त था और आग के गोलों के बीच पूरा का पूरा विमान जो है वो घिरा हुआ था। राहत पहुंचाना बहुत मुश्किल। इस दौरान जो खबर आई 5 लोगों के इस विमान हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान हादसे की जानकारी भी ली। बट उससे पहले तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये बात बोलना कि अजीत दादा अब नहीं रहे उसके लिए बहुत 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 दुख होता है और मैं उनके जो प्यार करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और उनके परिवार के लोग हैं, उन सबके प्रति कंडोलेंसेस व्यक्त करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। Like I said, from the preliminary investigation, it looks like the visibility seems to be the issue. So unless we do a thorough investigation, we can't properly tell what has been the exact incident. But this is whatever the facts that I've said till now is the conversation between the ATC and the pilots. सर कुछ कमेटी वगैरह बिठाई जाएगी पूरी जांच के लिए? AIB itself ही thorough investigation करने वाली एक संस्था है और उनके पास पूरी व्यवस्था है इस तरह की चीजों की जानकारी करने के लिए और वो ऑलरेडी साइट पहुंच रहे। थैंक यू। तो अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का दादा कहा जाता था। वो कैसे नेता थे जो तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच अपने लिए सियासत की एक नई राह निकाल लेते थे और यही वजह था कि शरद पवार की छत्र छाया में राजनीति सीखने के बावजूद उन्होंने न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी खुद की एक अलग पहचान स्थापित की, उस पहचान को बुलंदियों तक पहुंचाया भी। महाराष्ट्र की राजनीति के दादा, एनसीपी का कभी न भूलने वाला चेहरा, शरद पवार के सियासी वारिस। अजीत पवार की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं थी। सत्ता, संघर्ष और सियासी जटिलताओं के बीच अगर महाराष्ट्र के किसी नेता ने अपनी खुद की पहचान गढ़ी तो वो थे अजीत अनंता पवार। अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत का एक ऐसा चेहरा थे जिसने बीते दशक में राज्य की राजनीति को नया आकार दिया। राजनीतिक माहौल भले ही उन्हें विरासत में मिला लेकिन पहचान उन्होंने अपने दम पर बनाई।
राजनीति में आने से पहले वो लंबे समय तक सहकारिता आंदोलन से भी जुड़े रहे, जो महाराष्ट्र की राजनीति की रीढ़ माना जाता है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानी है। ही महाराष्ट्रासाठी अतिशय दुःखद आणि दुर्दैवी घटना अजितदादांच्या जाण्याने झालेली है। मतलब अजितदादा पवार जी का अचानक निधन होना ये महाराष्ट्र की राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान है, महाराष्ट्र की जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। अजित पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ 23 साल की उम्र में राजनीति में एंट्री लेने वाले अजित पवार साल 1991 में पहली बार बारामती से सांसद चुने गए। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन अजित पवार का सत्ता में होना लाजिमी समझा जाने लगा। 13 सालों में वो 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे। पहली बार 10 नवंबर 2010 से 25 सितंबर 2012 तक पृथ्वीराज चव्हाण की सरकार में, दूसरी बार 25 अक्टूबर 2012 से 26 सितंबर 2014 तक एक बार फिर पृथ्वीराज चव्हाण की सरकार में, तीसरी बार 23 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2019 तक देवेंद्र फडणवीस की सरकार में, चौथी बार 30 दिसंबर 2019 से 29 जून 2022 तक उद्धव ठाकरे की सरकार में, पांचवी बार 2 जुलाई 2023 से 5 दिसंबर 2024 तक एकनाथ शिंदे सरकार में और छठवीं बार 5 दिसंबर 2024 से 28 जनवरी 2026 तक एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस की सरकार में। इसके अलावा साल 2022 से 2023 तक उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी काम किया। अजित पवार की कहानी एक ऐसे नेता की कहानी है जिसने अपने राजनीतिक गुरु और चाचा शरद पवार की छाया में रहते हुए राजनीति के हर शिल्प को सीखा और फिर एक दिन उसी छाया से निकलकर अलग रास्ता बना दिया। समय के साथ वो महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन गए। एक वक्त ऐसा भी आया जब एनसीपी में विभाजन के बाद पार्टी के अधिकांश विधायक उनके साथ खड़े हुए और चुनाव में उन्होंने शरद पवार से बेहतर प्रदर्शन कर अपना राजनीतिक कद साबित किया। पिछले 2 दशकों में महाराष्ट्र की राजनीति में जब भी एनसीपी की बात होती तो सबसे पहले जिस नेता का चेहरा सामने आता वो अजित पवार थे। विकास को प्राथमिकता देना, प्रशासनिक नियंत्रण और तेज फैसले, ये अजित पवार के ऐसे गुण थे जिन्होंने उन्हें पॉलिटिकल पावर दी, जिससे वो महाराष्ट्र की राजनीति के किंग मेकर बन गए। यही वजह थी कि चाहे वो विपक्ष में हो या फिर सत्ता में, अजित पवार हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में रहे। लॉन्च की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। भारी तीव्रता का एक एवलॉन्च इंटर माउंटेन सोनमर्ग और सोनमर्ग इन होटल के इलाके में आया और इसका असर आसपास के क्षेत्र में भी देखा गया। ये वो तस्वीर है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है। और देखिए, एवलॉन्च की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद लोग डरे सहमे नजर आए और देखिए किस रफ्तार से ये एवलॉन्च जो है वो अपना असर दिखाता हुआ नजर आया। आसपास के क्षेत्र में भी इसका व्यापक असर दिखा। राहत की बात ये रही कि अब तक किसी के हताहत या फिर घायल होने की कोई सूचना नहीं है। बर्फ के पहाड़ दरकने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें बर्फ का विशाल सैलाब देखिए तेजी से नीचे आता हुआ और रिहायशी इलाके में भी दिखा। एक तरफ जहां लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से पर्यटकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है, तो वहीं लोगों को बर्फबारी से मुसीबत का सामना भी करना पड़ रहा है। बर्फबारी ने सैलानियों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ा दी हैं। पहाड़ों पर सफेद आफत, कुदरत का प्रहार, थम गई रफ्तार। बर्फ का अटैक, टूरिज्म आउट ऑफ ट्रैक। कहीं गाड़ियों की लंबी कतारें, तो कहीं भारी बर्फबारी के बीच एम्बुलेंस को धक्का लगाते लोग। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के शोपियां और अनंतनाग की हैं,
जहां भारी बर्फबारी ने सैलानियों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। लेकिन फिर भी पर्यटकों का जोश हाई है। ताजा बर्फबारी के बाद श्रीनगर पूरी तरह सफेद चादर में ढक गया है। सड़कों से लेकर डल झील के आसपास तक बर्फ गिर रही है। ठंड और भारी बर्फ के बावजूद सैलानियों का उत्साह देखते ही बनता है। भद्रवाह घाटी में लंबे इंतजार के बाद सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इसके साथ ही पटनी टॉप, नथा टॉप में भी मौसम की पहली बर्फ गिरी। बर्फबारी के बाद इन इलाकों में घूमने पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। बच्चे बर्फ में खेलते नजर आए। एक और बर्फबारी सैलानियों के लिए जश्न लेकर आई है, वहीं आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लगातार 2 दिनों से हो रही भारी बर्फबारी के चलते जम्मू कश्मीर के कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई सड़कें बंद हैं और लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। पहलगाम और अनंतनाग में हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर कई फीट मोटी बर्फ की परत जम चुकी है। प्रशासन और बीआरओ की टीम्स मशीनों के जरिए बर्फ हटाने में जुटी हुई हैं, ताकि फंसे हुए पर्यटकों और स्थानीय लोगों को निकाला जा सके। कश्मीर घाटी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों में करीब 1 से 2 फीट ताज़ा बर्फ गिरी है। बालाई इलाकों में पहले ही 4 दिन पहले हैवी बर्फबारी हुई थी, लेकिन अब फिर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। बर्फबारी के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है और कई सड़कें अब बंद हो चुकी हैं। फिलहाल बर्फबारी इस वक्त जारी है। इस बार मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई। श्रीनगर में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। हालांकि हल्की बर्फबारी श्रीनगर में देखने को मिली, लेकिन बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 को एहतियातन बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने यात्रियों को मौसम साफ होने तक सफर से बचने की सलाह दी है। उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुई ताजा बर्फबारी से पूरा हिल स्टेशन सफेद चादर में ढक गया। हालांकि भारी बर्फबारी के चलते हिमाचल में 1250 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में बर्फबारी का आनंद लेने पहुंचे पर्यटकों के लिए अब वापसी बड़ी मुसीबत बन गई है। शहर में सैलानियों की इतनी भीड़ है कि बसों में जगह मिलना मुश्किल हो गया है। 23 जनवरी की बर्फबारी और लंबे वीकेंड ने नैनीताल में सैलानियों का सैलाब तो ला दिया, लेकिन अब अव्यवस्था ने मुश्किलें बढ़ा दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के उत्तराधिकारी को चुनने की खबर आ रही है। वहीं ईरान की सेना ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अमेरिका के सभी हमलों का मुंहतोड़ जवाब उन्हें दिया जाएगा। उधर ट्रंप ने टोमाहॉक मिसाइलों से ईरान पर हमले के सिग्नल दे दिए हैं और इस बीच तुर्की ने इजराइल के खिलाफ एक नया वॉर फ्रंट एक्टिवेट कर दिया है। तेहरान, मशहद, इस्फहान, ओम, कराच, तबरीज, ट्रंप के टॉप टारगेट, खामनेई के 6 शहर, जहां डर है, हर आदमी खौफजदा है, क्योंकि सुपर पावर ने हथियार तान दिए हैं। क्योंकि अमेरिका हमला तब तक करेगा जब तक अली खामनेई बंकर से निकलकर सरेंडर नहीं करते। ट्रंप को अब सुप्रीम लीडर का सरेंडर चाहिए। वो अब किसी भी हाल में ईरान में तख्ता पलट चाहते हैं, वरना अमेरिका इतने भयानक हथियारों को ईरान नहीं भेजता। अमेरिकी ताकत का एक खौफनाक ट्रेलर देख लीजिए।
इन हथियारों के नाम का खौफ है। ये जंगी लड़ाके अमेरिका के हैं। इनसे जब हमला होता है तो धरती चलती है, आसमान दहलता है, समंदर खौलता है। सुपर पावर ने सबसे विस्फोटक हथियारों से ईरान को फोड़ डालने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप के युद्धपोत, ट्रंप के जंगी जेट, ट्रंप का जंगी बेड़ा, ट्रंप की टॉमहॉक युद्ध में आ गई है। अमेरिका ने ईरान पर धावा बोलने के लिए सबसे भरोसेमंद लड़ाकों का जमावड़ा फारस की खाड़ी में कर दिया है। ये समुद्री लड़ाके जब मिसाइलों की बौछार शुरू करते हैं तो दुश्मनों की रूह कांप जाती है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड से ऑर्डर मिलने के बाद ये हथियार दुश्मन का सफाया करने के बाद ही शांत होते हैं। लेकिन ईरान पर हमला सिर्फ समंदर से नहीं होगा। सुपर पावर सभी हथियारों को आजमाने जा रहा है। मतलब जंगी जेटों से बमबारी होगी, युद्धपोत से मिसाइलें उड़ेंगी, फाइटर ड्रोन से बारूद की बौछार होगी। इन हथियारों से भी ईरान नहीं हारा तो बंकर बस्टर बमों के धमाकों से खामनेई का किला ट्रंप ढहाने का ऑर्डर दे चुके हैं। टॉमहॉक टेरर का दूसरा नाम है। ईरान के पास ट्रंप के इस मिसाइल का कोई तोड़ भी नहीं है, लेकिन ईरान डटकर मुकाबले का दम भर रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ऐलान किया है कि उनके देश को युद्धपोत से कोई भी डरा नहीं सकता है। ट्रंप को कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है जिनमें कहा गया है कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान की मौलवी सरकार इस वक्त सबसे कमजोर हालत में है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में 30 दिनों से चल रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच हुए नरसंहार को सरकार की कमजोरी की वजह बताया गया है। ट्रंप ईरान से मिले सीक्रेट इनपुट से खुश हैं। हालांकि उनकी टेंशन खाड़ी में वो देश बढ़ा रहे हैं जो कभी अमेरिका के पिछलग्गू कहे जाते थे। संयुक्त अरब अमीरात ने चौंकाने वाला फैसला किया है। सऊदी अरब के बाद यूएई ने अपनी जमीन ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं करने का ऐलान किया है। यूएई का यह फैसला इजराइल के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि खाड़ी में इजराइल से सही मायने में हमदर्दी रखने वाला यही एक देश है। उधर तुर्की ने इजराइल पर सीधे आरोप लगा दिए हैं। तुर्की ने कहा है कि इजराइल का मकसद ईरान की बर्बादी है। ट्रंप ने अगर युद्ध नहीं शुरू किया तो भी इजराइल हमले के बहाने तलाश कर ईरान को दहला सकता है। एर्दोआन के अरमानों पर पानी फेरने वाला इजराइल है। जाहिर है तुर्की कभी इजराइल के साथ नहीं दिख सकता, उसके हक की बात नहीं कर सकता, मगर ट्रंप के दोस्त एर्दोआन ये जानते हैं कि ईरान बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है। ट्रंप ने ठान लिया है कि वो ईरान के परमाणु हथियारों का खतरा हमेशा के लिए खत्म करेंगे। साथ ही उनका मिशन अली खामनेई को ईरान से हटाना है। ट्रंप को उम्मीद थी कि ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान ही खामनेई का तख्ता पलट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को नेतन्याहू ने रोक दिया था, लेकिन अब दोनों देशों ने तैयारी पूरी कर ली है। दोनों देशों ने हथियारों को मैदान में तैनात कर दिया है, जिसे देखते हुए अली खामनेई गुप्त बंकर में शिफ्ट हो गए हैं ताकि अमेरिका और इजराइल उन तक पहुंच ना सके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम लीडर अली खामनेई तेहरान में धरती से 80 से 100 मीटर नीचे गुप्त बंकर में पहुंचा दिए गए हैं। कंक्रीट और इस्पात से बने ये बंकर किसी आलीशान कोठी से कम नहीं है। तेहरान में भूमिगत गुप्त अड्डों का ये पूरा नेटवर्क सुरंगों से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम लीडर की सलामती के लिए उन्हें गुप्त बंकर में रखा गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और इजराइल के बंकर बस्टर बम भी कहे जा रहे हैं। इजराइल के पास अमेरिका से मिला GBU-28 बंकर बस्टर बम है। ये 5000 पाउंड का बम है जो लेजर गाइडेड है। GBU-28 लगभग 6 मीटर मजबूत कंक्रीट की चट्टान को चीर सकता है। वहीं अमेरिका के पास सबसे घातक बंकर बस्टर GBU-57 है, जिसका वजन 30,000 पाउंड है। GBU-57 का धमाका 60 मीटर से ज्यादा मोटी कंक्रीट की दीवार भेद सकता है। लेकिन सुप्रीम लीडर अली खामनेई का बंकर जमीन से 100 मीटर नीचे कंक्रीट से बना हुआ है, जहां अमेरिका इजराइल का कोई हथियार काम नहीं आने वाला। इसीलिए सुपर पावर को ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। अब अमेरिका ने युद्ध शुरू कर दिया है। अमेरिका ईरान में डीप स्ट्राइक यानी घुसकर तबाही का प्लान बना चुका है, तो वो ये साबित करके रहेगा कि असली सुपर पावर कौन है।
खूंखार सर्वशक्तिमान कौन है? जिन्हें शक है वो ये हथियार देखते जाएं। इन हथियारों की मार से कोई उबर नहीं सकता। ये जंगी लड़ाके कई देशों को मट या मेट कर सकते हैं। ये किसी एक देश से युद्ध का गोला बारूद नहीं, ये किसी एक देश से लड़ाई का विस्फोटक नहीं। ये ऐसी सेना है, ऐसे हथियार हैं जिनसे ट्रंप खाड़ी के कई देशों का हुलिया बिगाड़ने वाले हैं। ईरान और उसका साथ देने की जुर्रत दिखाने वालों को अब कोई बचा नहीं सकता। बचेगा वही जो अमेरिका के साथ है या खाड़ी युद्ध से कोसों दूर।